ये करवाना है हाँ जो हमारे टॉपर नहीं ये सभी वाला बता सकते ये सभी वाला बहुत अच्छा आगे एक्सप्लेन करेंगे इधर ठीक है आगे एक्सप्लेन करेंगे आ रहा है यार शोर ना करो यार ए सीरियस हो जाओ आ जाओ सीरियस आ जाओ आ जा यार आ जा चीटा सही हम दावी करेंगे कौन सही दिखा के नहीं सुनिएगा यार एमडी मॉडल को एक्सप्लेन करेंगे मैं पकड़ लूं सर ये जो शोर कर रहे हैं इनको तो बाहर निकाल ए निकालना यार थोड़ा जूम करके जरा बड़ी अच्छी सी नहीं इसकी अच्छी बन रही है डॉट पी वाई सुने यार सफीला पे कर ये एमवीटी मॉडल व्यू टेम्पलेट। अच्छा एमवीटी जो है हमारे पास इसी का ही एक वर्ड दे रहे हैं एमवीसी जो बाकी फ्रेमवर्क से यूज करते हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर। अब वो होता क्या है कि हम इसमें हमारे टेम्पलेट्स हमारे व्यू फंक्शन जो हम रेंडर करते हैं टेम्पलेट्स के लिए और हमारे डेटाबेस हम वो इनके थ्रू कंट्रोल करते हैं। मॉडल मीन्स एम मॉडल्स यहाँ पे हमारी डेटाबेस की क्लासेस लिखी जाती हैं मतलब टेबल्स आप कह लें। रिलैक्स हो गए कोई मसला ठीक है हमने नहीं जाना तो सबसे पहले बात करते हैं मॉडल की। तो मॉडल पूछे ना स्टूडेंट से पूछे साल में जरा आपको शायद सर ने बताया इसके बारे में। अच्छा मॉडल जो टेबल्स है वो डिफाइन करता है ये जादू कह रहा है क्या होंगे और उनके अंदर हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स है वो क्या होंगे तो वो हम डिफाइन करते हैं मॉडल्स के अंदर। उसके बाद हमारे पास आते हैं व्यूज। व्यूज में हमारे पास एक्चुअली जो लॉजिक होती है ना बिहाइंड द सीन जो हम जैसे हम बैकएंड कहते हैं एक्चुअल बैकएंड कहते हैं वो हमारे पास व्यूज में आता है। अब व्यूज में हम लोग हमारे पास मॉडल भी जो पाइथन का फंक्शन होता है इसके अंदर हम क्लास बनाते हैं और इसके अंदर हम लोग एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं। वो एट्रीब्यूट्स एक्चुअली हमारे पास कॉलम्स बनते हैं टेबल में जाकर जो क्लास का नाम होता है हमारे पास वो डेटाबेस में टेबल बनता है और व्यू के अंदर हम लोग लॉजिक लिखते हैं उसी मॉडल के अगेंस्ट उसी टेम्पलेट के अगेंस्ट डाटा को फेच करने के लिए। और जो टेम्पलेट्स होते हैं हमारे पास टेम्पलेट्स में हम लोग फ्रंट एंड लिखते हैं हमारा HTML का पार्ट या हम लोग कह सकते हैं रिएक्ट का पार्ट या एंगुलर जो हमारा फ्रंट एंड में हमने चीजें डिस्प्ले करवानी होती है वो हम लिखते हैं इन टेम्पलेट्स में जाते हैं। और टेम्पलेट्स के साथ एक और चीज होती है स्टैटिक फाइल्स वहाँ पे हम लोग हमारी CSS और जावास्क्रिप्ट जो हमारी दूसरी लॉजिक जो आ रही होती है वो आती है हमारे पास लाइक स्टैटिक इमेजेस हो गए हमारे पास स्टैटिक लिंक्स और ये चीजें वहाँ पे हैं। तो अभी इसके फ्लो के बारे में आपको बता दूं कि चीजें किस तरह से चल रही हैं। हमारे पास मॉडल में क्लास लिखी उसके लिए हम लोगों ने एक व्यू लिखा जहाँ पे हम लोगों ने लॉजिक लिखी इस क्लास के अगेंस्ट मतलब हमने यहाँ पे डाटा यहाँ से फेच करना है यहाँ पे हमने डाटा सेव करना है तो वो हमारे पास व्यू में आ रहा होता है। जिसे हम इन सिंपल वर्ड्स स्प्रेड फंक्शंस भी कहते हैं जहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं डाटा को रीड करते हैं अपडेट करते हैं और इवन डिलीट करते हैं। ठीक है तो वो हमारे पास इन दोनों के दरमियान हो रहा होता है। और इसके बाद हमारा जो चल रहा होता है वो होता है टेम्पलेट। अब दोनों साइड पे आप लोगों ने नेटवर्किंग में शायद वर्ड सुना होगा टू वेज एक्सचेंज चल रहा होता है। हमारे पास मॉडल से डाटा व्यू में आ रहा होता है व्यू के थ्रू हम मॉडल्स को भी अपडेट कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास व्यू से डाटा टेम्पलेट्स में आ रहा होता है जिसको हम लोग फॉर एग्जाम्पल डेटाबेस से डाटा फेच किया उसको हमने डिस्प्ले करवा दिया टेम्पलेट के अंदर। और दूसरा ये भी होता है कि हम लोगों ने टेम्पलेट से डाटा कोई फॉर्म वगैरह में लेके डेटाबेस को हमने अपडेट करना है तो हमारे पास यहाँ पे डाटा इस फॉर्म इस वे में आ रहा होता है। तो ये हो गया MVT जो हमारे पास बेसिक आर्किटेक्चर का चल रहा होता है उसका तरीका। अब आते हैं URL राउटिंग जो अभी सर ने टॉपिक की बात की है। URL राउटिंग बेसिकली होता ये है कि आप URLs के थ्रू राउट करते हैं अपने व्यूज को कि अपने व्यूज को किस तरह से कॉल करना है व्यूज को किस तरह से अपने यूज करना है। मैं पूछा जो आप लॉगिन करते हैं साइन अप करते हैं कौन सी रिक्वेस्ट होती है पूछे पूछ सकते हैं जो लॉगिन कर रहे होते हैं कौन सी रिक्वेस्ट जा रही है गेट की पोस्ट की क्या है पूछे किस तरह जा रही होती है किस तरह का एड्रेस होता है किसी को आइडिया इस चीज के बारे में गेट की समवन बुकमान सर ने तो एक पेड़ लगा देनी है। हमारे पास काइंड ऑफ दोनों हो रहे हैं लेकिन बेसिक वो पोस्ट रिक्वेस्ट होती है। उसकी रीजन क्या है कि हमारे पास हम यहाँ से डाटा पोस्ट करते हैं फ्रॉम टेम्पलेट साइड हमारा लॉगिन यूजर नेम और पासवर्ड हम पोस्ट करते हैं वो आता है व्यू के पास ये उसको मॉडल के साथ चेक करता है क्रॉस वेरीफाई करता है यूजर नेम और पासवर्ड को वहाँ से हमें डाटा आता है और हम उसको टेम्पलेट में शो करवा देते हैं। तो हम पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं और गेट रिक्वेस्ट में हमारे पास डाटा आ रहा होता है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है अब URL राउटिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया कि हम इसी को ही URL राउटिंग काइंड ऑफ कह सकते हैं क्योंकि हम लोग कहते हैं ना फॉर एग्जांपल मेरा एक डोमेन नेम है www. any domain like whatever .com
/login। अब ये जो लॉगिन लिखा हुआ है ना, ये लॉगिन एक्चुअली आपका URL राउट है इस व्यू के लिए जहाँ पे आपने लॉगिन का फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने इसके थ्रू राउट कर दिया इस व्यू को। अब ये व्यू अब फ्लो तो आपको पता है ना, व्यू के थ्रू हम लोग मॉडल में भी जाते हैं और टेम्पलेट में जाते हैं। फ्रंट एंड की तरफ जा रहे हैं तो टेम्पलेट में आ रहे हैं, बैक एंड की तरफ जा रहे हैं तो मॉडल में जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर रहे थे URL राउटिंग। अब आपको सर ने बताया था उस दिन क्लास में भी urls.py जो मेरे का फाइल होती है। आपको खोले अपनी प्रोडक्ट का बना रहा है आवाज सुन रहे दिस वन। अच्छा जैमल एक चीज़ है कि जो शुरू में हम लोग वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं तो मोस्टली हम फ्रंट एंड से ही स्टार्ट करते हैं। तो हम सिंपल HTML की फाइल लिखते हैं, डबल क्लिक करते हैं, प्रोम पे ओपन हो जाता है और हमें मतलब ऐसे कुछ कमांड्स वगैरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हम जब हमने ऑलरेडी प्रोडक्ट क्रिएट किया हुआ है उसका नाम था सिंपल ऐप। इसको अगर आप इसके एनवायरनमेंट को एक्टिव करना है तो क्या लिखेंगे? हाँ वो भी था। सर APNB को अगर डिस्कनेक्ट करना हो इसके साथ कैसे कमांड यूज करेंगे? PNB के साथ नहीं करनी, अगर डिस्कनेक्ट करना डीएक्टिवेट करना हाँ उसको सिंपल डीएक्टिवेट लिखना है एनवायरनमेंट को डीएक्टिवेट करना चाह रहे हैं। डीएक्टिवेट लिखना डीएक्टिवेट लिखना है। अच्छा तो मैं ये कह रहा था आपको, जो हम लोग सिंपल HTML में लिखते हैं ना या जावास्क्रिप्ट हमारा कोड होता है तो हम जस्ट डबल क्लिक करते हैं, गूगल क्रोम पे ओपन हो जाता है या फायरफॉक्स जो भी हमारे डिफॉल्ट होता है। इसमें हमारे पास हमने थोड़ा सा काम करना होता है टर्मिनल पे, तो थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है हमें टर्मिनल पे जब आप प्रोडक्शन लेवल पे जाके काम करते हैं। गिट के साथ तो आप काफ़ी काम करना पड़ता है। दूसरा ये है कि जो यूजुअली मेरी या कुछ डेवलपर्स की कॉमन जो प्रैक्टिस होती है, हम लोग शेल को ज़्यादा यूज़ करते हैं डेटाबेस एक्सेस करने के लिए, टेस्टिंग के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि कमांड लाइन जो है वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कुछ लोग जो है ना ब्लैक स्क्रीन देख के डर जाते हैं कि यार किस तरह से होगा ये चीज़ें। CLI का कुछ लोगों का एक्सपीरियंस नहीं होता। तो अगर आपने इस पे काम करना है तो CLI जो है वो आपको यूज़ करनी पड़ेगी। और मतलब बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान है और आसानी से आप कर सकते हैं, मतलब अगर आप थोड़ा सा इसको टाइम दें। मुझे CLI क्या कमांड मैंने थोड़ा लिखा हूँ एक तो चीज आती वो भी नहीं पूछ रहे आप। अब बाकियों से पूछ लो कोई भी उसका। अच्छा अब वर्चुअल एनवायरनमेंट के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। आपको आइडिया है वर्चुअल एनवायरनमेंट, हम वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते ही क्यों? एनीवन नहीं अब नहीं पढ़ा डिग्री डाउनग्रेड होगी। टॉपर से पूछ सकते हैं। या नासा में जॉब करता है इससे पूछो। अच्छा अब वर्चुअल एनवायरनमेंट हमारे पास एक्चुअली होता है वर्ड से ही मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वर्चुअल होता है हमारे पास जो चीज़ एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रही थी और हम लोग उसको सूडो एक चीज़ हम क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, अपने बेनिफिट के लिए, अपने उसके लिए यूज़ करने के लिए ना। अब वर्चुअल एनवायरनमेंट होता ही है कि हम लोग जब वर्चुअल एनवायरनमेंट हमारे पास ऐसा होता है कि जब हम कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, लाइक जंगो हो गया या कोई भी आपने फ्रेमवर्क पे काम करना है, तो जरूरी नहीं है कि आपने एक ही वेबसाइट बना के या एक ही प्रोजेक्ट बना के आपने काम खत्म कर देना। आपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, उसमें आपकी मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो उसके लिए हम करते ये हैं कि हम मोस्टली हर प्रोजेक्ट के लिए तकरीबन हम अलग वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि फॉर एग्जांपल अभी जैंगो का जो वर्जन चल रहा है 3.2 चल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी में आप जाते हैं, उनका सॉफ्टवेयर जो है वो लेगेसी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, अपना उनका बना हुआ है 2 समथिंग में या 1.8 इवन। तो आप उस सॉफ्टवेयर को अगर आपके पास अगर आप उनका कोई सॉफ्टवेयर इस तरह का है तो वर्जन डिफरेंट है और आप यहाँ पे आपके पास 3.2 इंस्टॉल्ड है, तो हो सकता है आपके पास ना चले, या हो सकता है आपके पास इंस्टॉल 2 समथिंग है और उनका सॉफ्टवेयर बना हुआ है 3 समथिंग पे, ठीक है, तो वो आपके पास नहीं चलेगा क्योंकि वो जो चेंजेस आएंगे ना वर्जन के अंदर वो कॉन्फ्लिक्ट करेंगे आपकी उसके एक्चुअल जो आपके साथ पास एनवायरनमेंट इंस्टॉल है। तो इसलिए हम करते ये हैं कि हम हर प्रोजेक्ट के लिए अलग वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और उसके अंदर हम उस पर्टिकुलर पैकेज को, उस वर्जन को इंस्टॉल करते हैं, फिर अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं। इसकी दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, वो बहुत सिंपल प्रोजेक्ट है, उसमें आपने सिर्फ जंगल इंस्टॉल की या मे भी आपने पिलो इंस्टॉल कर दी अगर आपने कोई इमेजेस वगैरह यूज़ करने हैं। इसके अगेंस्ट आपके पास दूसरा प्रोजेक्ट है जिसमें आपने PyTorch और ML के कोई कॉन्सेप्ट आपने यूज़ करना है, इसके लिए आप Scikit यूज़ करते हैं या TensorFlow, काफ़ी चीज़ें आपने इंस्टॉल करनी है। अब जाहिर सी बात है आपने अगर डिप्लॉय करना है तो आप इन सारी चीज़ों को उस सिंपल ऐप के लिए तो इंस्टॉल नहीं करेंगे। तो जब वो आपके पास वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा उसके लिए अलग से वहाँ पे आपने 2 पैकेजेस इंस्टॉल करनी है, वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर आपका प्रोजेक्ट चल जाएगा। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल आपने इंस्टॉल करनी है, तो इसलिए बेहतर है वर्चुअल एनवायरनमेंट्स बना के
हम चीज़ों को सेपरेट रखें। तो अभी कुछ बच्चों को जो है वो वर्चुअल एनवायरनमेंट में थोड़ा इशू आ रहा था कि इंस्टॉल नहीं होता। अब इसके ना 3 तरीके मुझे होते हैं। चीज़ है ये है इसी को मेरे ख्याल से काफ़ी स्टूडेंट्स को इशू हुआ था इसमें। तो वो वर्चुअल एनवायरनमेंट जो होता है ना पाइथन का, उसके लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं बेसिकली। अब जो वर्चुअल ENV है जो कमांड मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ, मेरे पास ऑब्वियसली मैं उबंटू में काम करता हूँ तो उस पर ये अच्छा चल जाता है, लेकिन विंडोज़ में ना वर्चुअल ENV थोड़ा सा इशू करता है आपके लिए। तो उसका बेहतर तरीका ये है कि आपका पिप की जगह पाइथन का अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज़ कर लें, और वो होता है, मैं आपको कमांड देता हूँ। इधर तो पहले ही बना CMD ओपन न्यू CMD ये भी कोई नहीं, मैं आप बना दो बेसिस को सारे को क्लोज कर दो। ये एनाकोंडा का एनवायरनमेंट है। अच्छा, आप लोग उसी को डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ इसके अंदर जो है ना मैं एक वर्चुअल एनवायरनमेंट लेता हूँ थ्रू विंडोज़। चाहिए ENV एवरीथिंग। उसके बाद आप अपना जो आपने अपनी वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम रखना है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। मोस्टली ये लिखते हैं। ठीक है, अब आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट हो गया। अगर मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ तो ये देखिए, ये आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब इसको एक्टिवेट करने का क्या तरीका है इसमें मैं आपको बताता हूँ। आप एनवायरनमेंट का नाम लिखेंगे, बैकस्लैश लगाएंगे, स्क्रिप्ट्स और एक्टिवेट एंटर करेंगे तो ये आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। तो अगर इसमें भी किसी स्टूडेंट को कोई इशू है तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, जो सर ने तरीका बताया वो थोड़ा सा सिंपल है, मतलब शॉर्ट है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। शायद न्यू जो है वो जो काम कर रहे हैं आप लोग शायद को समझ ना आ रही है उस चीज़ की, तो इसलिए ये थोड़ा सा लेंथी है लेकिन सिंपल है। इसको CD डॉट इसको डीएक्टिवेट कीजिएगा, उसको कोंडा के साथ एक्टिवेट करते हैं। सर्वर के साथ कोंडा के एनवायरनमेंट का तो वही भी होगा। नहीं हो जाएगा एक्टिवेट। कोंडा का एनवायरनमेंट पड़ा नहीं है यहाँ पे, वो उसका मेन एनवायरनमेंट होता है। नहीं डीएक्टिवेट करते हैं और दोबारा कोंडा इन्फो करो ना, वो आ जाएगा। इन्फो वो आ गया ऊपर होगा। अभी वो कहता है एक्टिव एनवायरनमेंट आपने कोई भी सिलेक्ट नहीं किया अभी। आप लिखेंगे एक्टिवेट बेस, एक्टिवेट बेस। अब कोंडा का एनवायरनमेंट क्या करते हैं। अब यहाँ पे मैंने Django इंस्टॉल करनी है तो उसका सिंपल कमांड है इंस्टॉल Django। अब यहाँ पे ना अगर आप सिंपल Django लिखेंगे तो जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा Django का वो आपको इंस्टॉल होगा। 3.2 समथिंग का अगर आपने कोई करना है 3.1 फॉर एग्जांपल तो आप एंटर करेंगे आपका पर्टिकुलर जो है वो पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा Django। ठीक है, मैं इंस्टॉल करता हूँ Django को, कुछ सिंपल कर देंगे। लेटेस्ट वर्जन है आप देख सकते हैं 3.2.7 आ गया। ठीक है, समझाएंगे। सर कितनी खामोशी, एनवायरनमेंट कितनी खामोशी, Django इंस्टॉल हो गई। खामोश। आप करना है यहाँ पे हम जब मैं लोग नया था, Django उसमें को तो इंस्टॉल करते हैं।
सिद्धार्थ ने ये बातों को समझेंगे। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे, हम बिल्डिंग वाले प्रोजेक्ट का नाम लिखना चाहते हैं, डेमो ही कर रहे हैं, डेमो वाला प्रोजेक्ट जो क्लिक हो गया, डेमो। अब यहाँ पे हमारे पास अगर प्रेस करता हूँ, ये नहीं है DIR हो गई है। अच्छा, अब यहाँ पे ना आपको ये फाइल नजर आ रही है manage.py, ठीक है। अब manage.py की जो फाइल होती है हमारे पास, एक्चुअली हम इसको यूज करते हैं मैनेजमेंट की कमांड्स के लिए। आपने देखा होगा सर ने आपके सामने जो कमांड्स चलाई है पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप की, या हम लोग जब बाद में डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो हम जब क्लासेस डिफाइन करते हैं मॉडल्स के अंदर, तो जब हम लोग क्लासेस डिफाइन कर रहे थे हमारे मॉडल्स.py के अंदर, स्टार्ट है, आगे ऐप का नाम लिखा हुआ है अब manage.py जो है वो हम इसको कमांड लाइन यूटिलिटी कहते हैं, जिसके थ्रू हम हमारे मैनेजमेंट के कमांड्स चलाते हैं, और इसको हम कमांड लाइन के लिए यूज करते हैं। जो हमारे ये कमांड लगाने के पाइथन manage.py, मेक माइग्रेशंस, माइग्रेट, शो माइग्रेशन, डिफरेंट कमांड्स होती हैं, वो आप टाइम के साथ जो है वो सीखते जाएंगे। उसके बाद हमारे पास ये कुछ फाइल्स बनी है, इनको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आते हैं models.py, क्योंकि हम लोग स्टार्ट या तो models.py से करते हैं या views.py से करते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ models.py से, आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ पे होता क्या है, मैंने पहले बताया आपको, आपके डेटाबेस की जितनी भी क्लासेस होती है तो वो आप यहाँ डिफाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने क्लास डिफाइन करनी है स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें मैंने देना है स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका नेम, उसका ईमेल एड्रेस, जो भी चीज़ है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल पाइथन में जिस तरह मैं क्लास डिफाइन करता हूँ विद कैपिटल लेटर, ठीक है, फर्स्ट लेटर का कैपिटल। अब यहाँ पे ऊपर जो है ना वो उनका होता है फ्रॉम जैंगो मॉडल्स इंपोर्ट मॉडल्स, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, मॉडल्स डॉट मॉडल। अब एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से कि इसका क्या मतलब है, व्हाट डज दिस मीन, मतलब कि अगर मैंने ब्रैकेट्स के अंदर इसको लिखा है तो पाइथन में इसका क्या मतलब होता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपको ठीक है। तो हम लोग बेसिकली हमारे पास क्लास डिफाइन हुई है मॉडल्स की, कहना है कि एक बिल्ट-इन मॉड्यूल के बिल्ट-इन क्लास के साथ हम इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें से हम इनहेरिट कर रहे हैं उसको। अब यहाँ पे आके हम लोग डिफाइन कर देते हैं फॉर एग्जांपल नेम, और जेंगो का जो तरीका है, हम पाइथन में यूजुअली जो है वो वेरिएबल्स को इस तरह से डिक्लेयर नहीं करते शुरू में, लेकिन जेंगो में हमें डिक्लेयर करना पड़ता है क्योंकि हमने डेटाबेस को फीड करना होता है। और डेटाबेस में जब हम लोगों ने डाटा देना होता है तो हम उसको डिफाइन कर देते हैं कि हमारे पास आपके पास अभी डाटा किस टाइप का आ रहा है। तो जब नाम है तो ऑब्वियसली हम स्ट्रिंग फॉरवर्ड में भेजेंगे, तो उसके लिए होता है मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड, ठीक है, CHAR फील्ड, ठीक है। अब ये हम डेटाबेस को बेसिकली बता रहे हैं कि अभी जो डाटा हम लोग नेम के अंदर सेव करना चाह रहे हैं वो एक कैरेक्टर फील्ड होगा, ठीक है, या स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएगा आपके पास। और यहाँ पे हम लोगों ने उसकी लेंथ डिफाइन करनी होती है, तो हम बताते हैं नेक्स्ट लेंथ, और वो हम कोई भी वैल्यू इंटीजर वैल्यू देते हैं इसको। फॉर एग्जांपल मैं 15 कर देता हूँ, तो 15 कैरेक्टर्स का वो नेम उसके अंदर होगा। इसी तरह हम लोग ईमेल और फोन, उसके बाद यूज़र नेम फॉर एग्जांपल, या हम यूज़ करना चाहते हैं तो क्लास के दिन आप क्लास में यूज़ करेंगे, S_underscore क्लास या स्टूडेंट क्लास, इस तरह कोई चीज़ यूज़ करेंगे, क्योंकि क्लास एक जो है वो पाइथन का अपना कीवर्ड है, तो इसके साथ वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा और आपको यूज़ नहीं करने देगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास models.py की क्लास। अब models.py की क्लास है वो हम लोगों ने यहाँ पे तो डिफाइन कर दी है। हम एक कमांड चलाएंगे पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन, वो हमारी इसके अगेंस्ट खुद ही SQL की क्वेरी लिख के दे देगा हमें। और फिर जब हम दूसरी कमांड चलाएंगे पाइथन manage.py माइग्रेट, तो वो उसी क्वेरी को उठा के डेटाबेस में रन कर देगा, ठीक है। तो हमें कोई SQL सीखने की जरूरत नहीं है, हमें कोई अगर जेंगो भी हमें पर्टिकुलरली काम करना है तो
क्योंकि हमें SQL की कमांड क्यूरीज जो है वो चीज़ें हमें यहाँ पे एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। इवन अगर हम लोगों ने डाटा फेच करना है, मतलब डाटा को रीड करना है, सेलेक्ट वगैरह की कमांड, वो भी हमारे पास Django पे अपनी ORM की चल रही होती है। फॉर एग्जांपल मैंने स्टूडेंट की क्लास में सारा डाटा फेच करना है, तो मैं कहूँगा स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल ब्रैकेट्स, और मुझे सारे स्टूडेंट्स उठा के दे देता हूँ। ठीक है, अभी हो गया हमारे पास मॉडल्स के अंदर। सेकंड हमारे पास मैं बताता हूँ आपको admin.py के बारे में। अब एडमिन को भी होल्ड रखते हैं जरा, कल भी। नेक्स्ट बताएंगे डिटेल्स में। ठीक है, अभी जरा व्यूज का और टेम्पलेट्स का बता दो। व्यूज का मैंने आपको पहले बता दिया कि इसके अंदर हमारे पास जो बैकएंड की लॉजिक चल रही होती है हम वो यहाँ पे हैंडल करते हैं। इसको हम लोग यूज करते हैं मॉडल्स के साथ और टेम्पलेट के साथ। बेसिकली इसको आप कह सकते हैं कि काइंड ऑफ एक ब्रिज होता है, जो हमारा व्यूज होता है वो हमारा टेम्पलेट और मॉडल्स के दरमियान एक ब्रिज होता है। हमारे डाटाबेस और फ्रंट एंड को जो कनेक्ट करती है, जो बैकएंड, वो हमारे पास views.py में आती है। अब जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, हमारे पास Django में 2 तरह के व्यूज होते हैं मोस्टली, लाइक यू कैन से मोर देन 60-70% हमारे पास फंक्शन बेस्ड व्यूज ही यूज होते हैं। लेकिन हमारे पास दूसरी फॉर्म होती है क्लास बेस्ड। तो लेकिन हम मोस्टली फंक्शन बेस्ड व्यूज को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि फंक्शन बेस्ड व्यूज जो है ना वो काफी हद तक आपको इंडिपेंडेंस देती है कि आप अपनी लॉजिक लिख सकते हैं। क्लास बेस्ड व्यूज आपको यूज कर सकते हैं, उसके अंदर आपको कोड कम लिखना पड़ता है, लेकिन यह है कि थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन होती है। अब मुश्किल होता है आपके लिए अगर क्लास बेस्ड व्यूज में आपके एक पेज में 2 फॉर्म्स आ गए, तो वो क्लास बेस्ड व्यूज में आपको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है, बजाय इसकी कि आप फंक्शन बेस्ड व्यू में इसको हैंडल करें। तो मैं फंक्शन बेस्ड व्यू का ही कॉन्सेप्ट लेके चलूंगा आपके साथ। अच्छा, व्यूज हम लोग टेम्पलेट और उसको रेंडर करने के लिए डिफाइन करते हैं, मैं आपको यहाँ पे कोड करके फिर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, CODE डॉट, सिंपल डॉट। सवाल ज़्यादा चाहिए। हमारी जो बल्कि इससे पहले बहुत चीज़ मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में, Django के बारे में, क्योंकि ये सीखना बहुत जरूरी है। एडजस्ट हम पहले ठीक करेंगे। सेटिंग्स सॉफ्टवेयर इजाज़त है जी जी। अच्छा, settings.py हम लोगों के पास जो कॉन्फ़िगरेशन काइंड ऑफ कह सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है हमारे पास PHP में, या दूसरे हम लोग फ्रेमवर्क्स में काम कर रहे थे तो अपने पास कॉन्फ़िग की फाइल होती है, कॉन्फ़ की फाइल होती है। हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करते हैं हमारे प्रोजेक्ट की। ठीक है, सबसे पहले ये तो आपको बेस डायरेक्टरी बताया था कि आपका प्रोजेक्ट पता कहाँ पे हुआ है, ये पास लाइब्रेरी है जिसको हम लोग URLs के लिए यूज़ करते हैं, सिंपल है ये। उसके बाद हमारे पास आती है सीक्रेट की। सीक्रेट की हर Django प्रोजेक्ट की डिफरेंट होती है। जब भी आप प्रोजेक्ट को लाइव करते हैं या अपने प्रोजेक्ट को मल्टीपल उसमें यूज़ करना होता है, GitHub पे आपने अपलोड करना होता है, अपने प्रोजेक्ट को पुश करना होता है कोड को, तो आप करते यह है कि आपकी सीक्रेट की जो है ये आप एक्सपोज नहीं करते, ये आपकी काइंड ऑफ हिडन रहती है। ठीक है, उसको आप हाइड करके इसलिए रखते हैं क्योंकि ये वल्नरेबल होती है। अगर आप इसकी किसी को एक्सेस मिल जाती है तो हो सकता है वो आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है आसानी से। उसके बाद हमारे पास आता है डिबग इक्वल टू ट्रू। डिबग का मतलब ये होता है कि आप अभी अपने कोड को जब कर लेते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोड कर रहा हूँ, मैंने अपने कोड को प्रोडक्शन में नहीं भेजा, मतलब मेरा कोड जो है वो लाइव नहीं हुआ, तो मैं डिबग को ट्रू करूँगा क्योंकि मुझे कोई एरर आएगा तो मुझे ब्राउजर की स्क्रीन पे पता चल जाएगा कि यहाँ पे मसला है और मैं उसको उसको रिजॉल्व कर लूँगा किसी भी तरह से। उसके बाद मेरे पास आते हैं अलाउड होस्ट। अलाउड होस्ट में जब मैंने अपने इसको प्रोजेक्ट को लाइव करूँगा तो मैं वहाँ पे जो मेरा डोमेन नेम होगा या जो मेरा सर्वर होगा, जब मैं उसको रन कराऊँगा तो मैं इसका नाम यहाँ पे लिखूँगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपने कोड को लाइव कर दिया, उसको मैंने कर दिया कि www.domain.com फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर उसको लिख दूंगा www.domain होगा। उसके बाद आता है हमारे पास इंस्टॉल्ड एप्स। ये बेसिकली जो हमारी जितनी भी एप्स होती है ना, जिसको हम कंपोनेंट्स कहते हैं, जो मैंने क्रिएट की स्टूडेंट्स के नाम से, वो यहाँ पे आती है हमारी सारी। अब ये कुछ डिफ़ॉल्ट से हैं यहाँ पे, एडमिन और कंटेंट टाइप सेशन मैसेज स्टैटिक फाइल्स। ये आफ्टर सम टाइम जब आप करते साथ प्रोजेक्ट्स में काम करते रहेंगे तो आपको चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। ये Django बाय डिफ़ॉल्ट आपको दिखेगा और ये बहुत अच्छा इसका है बिहेवियर है जो कि बाकी फ्रेमवर्क्स में इतना ज़रूरी होता है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ऐप क्रिएट किया उसको मैं यहाँ पे रजिस्टर कर दूँगा। तो इससे ये होगा कि मेरा मेन प्रोजेक्ट जो है वो इस ऐप को एक्सेप्ट कर लेगा एज आ, मतलब उसको पता चलेगा कि ठीक है मेरे पास एक मॉड्यूल है जिसको मैंने रन करना है।
उसके पास ये मिडलवेयर होता है, ये हमारे पास सिक्योरिटी और सर्वर को जो है वो मैनेज करने के लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं। मिडलवेयर यहाँ पे सेशन होते हैं हमारे पास, CSR टोकन होते हैं, अपने जो फॉर्म भेजने हैं उसमें हमने टोकन हम लोग भेजते हैं ताकि जो क्रॉस साइट फॉर्जरी रिक्वेस्ट होती है, मतलब कि बीच में जो मिडलमैन अटैक होती हैं उनसे हमें वो सिक्योर करने के लिए हमारे पास ये फॉर्म्स को सिक्योर करने के लिए जो है हमें ठीक प्रोवाइड करता है। उसके बाद ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर मैसेजेस और ये चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं जेंगो ये URL फॉर्म रूट URL कॉन्फ़िगरेशन। अब ये बेसिकली हिट कर रहे थे इस URL की फाइल को, ये जो आपको नजर आ रही होगी। यहाँ से बेसिकली हमारी URL राउटिंग स्टार्ट होती है और हम इसके ही थ्रू हमारे जितने भी प्रोजेक्ट के URLs होते हैं वो यहाँ से हैंडल हो रहे होते हैं। थोड़ा साइड में प्रेस कर। इनमें से किसी चीज़ को भी हमने नहीं करना होता, सिर्फ हम इंस्टॉल्ड ऐप्स के अंदर जो भी हमने ऐप्स बनाई होती हैं हम उनको यहाँ पे ऐड कर देते हैं और हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाद में हमें कुछ चेंजेस करनी पड़े तो वो अलग बात है, लेकिन अभी फॉर द टाइम में हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। टेम्पलेट्स में हमारे पास सिंपली ये टेम्पलेट्स के बारे में बता होता है कि हमारे पास टेम्पलेट्स कहाँ पे स्टोर होंगे। कॉन्टेक्स्ट प्रोसेसर जो है ये हमारे पास एडवांस टॉपिक है, इसके बाद में आते हैं। और यहाँ पे डेटाबेसेस, ये मेन एक पॉइंट है इसका जेंगो का। अभी बाय डिफॉल्ट जेंगो जो है हमारे पास SQLite 3 डेटाबेस यूज़ करती है। हम अगर डिफाइन नहीं भी करते कोई भी MySQL या PostgreSQL MongoDB कोई भी डेटाबेस हम डिफाइन नहीं करते तो हमारे पास वो बाय डिफॉल्ट SQLite 3 यूज़ करती है और वो डिफॉल्ट होती है, हमें एज इट इज़ ही चल जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने इन फ्यूचर हमने अगर Postgres यूज़ करना है या MongoDB यूज़ करना है या MariaDB यूज़ करना है, कोई भी हमने यूज़ करना है तो हम यहाँ पे चेंज करेंगे नेम और उसका जो होता है होस्ट होता है, उसका पासवर्ड होता है, वो चीज़ें यहाँ पे अपडेट कर देते हैं और हमारे पास डेटाबेस ऑटोमेटिकली चेंज होती है, हमें इसके अलावा कोई चेंज नहीं करना पड़ता। ये कुछ पासवर्ड की वैलिडेशन है जो जेंगो बाय डिफॉल्ट देता है। जब हम यूज़र को रजिस्टर कर रहे होते हैं तो हमारे पास पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, कॉमन पासवर्ड नहीं होना चाहिए जैसे होते हैं, मतलब यूज़र 1 2 3 4 अगर आप यूज़र नेम यूज़र है, इन चीज़ों को वो हैंडल करता है यहाँ से। उसके बाद हमारे पास आती हैं ये कुछ लोकलाइजेशन होती है कि हमें लैंग्वेज कौन सा यूज़ करना है, टाइम जोन कौन सा यूज़ करना है, तो इसमें आप पाकिस्तान, पीके, कराची और जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट आपका 5 घंटे पीछे होता है सर्वर। उसकी रीज़न ये होती है कि पाइथन 5 घंटे पीछे चल रहा होता है, जो टाइम उसको मौजूद है उसको। स्टैटिक URL आपके स्टैटिक फाइल्स को रीड कर रहा होता है और डिफॉल्ट इंटीजर फील्ड ये जेंगो 3.some+ से जो है उसमें ये आया कि जब आप ऑटो फील्ड है जो आपकी वो आप उन्होंने बिग इंटीजर ऑटो फील्ड कर दिया, पहले वो इंटीजर फील्ड थी और अब यहाँ भी चीज रहेगा जो प्रोजेक्ट को हम फाइनलाइज करते हैं, जब उसको अपलोड करते हैं सिक्योरिटी की है तो उसको हमें आप बंदोबस्त सेव करें, उसको इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेव करते हैं। .env वो इसका एक पैकेज होता है जेंगो सिक्योरिटी की इसके अंदर डाल दी सबसे ऊपर आप जी बिल्कुल उसको हमने एक्सेस नहीं देनी बिल्कुल किसी भी होस्ट के अंदर हम फाइल को अपनी सारी अपलोड कर रहे हैं। नहीं, वहाँ पे तो आपको रखना पड़ेगा। ये इसलिए यूज़ करते हैं हम लोग जब फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट आप कंपनी में काम कर रहे हैं, आप अकेले जेंगो के डेवलपर नहीं है, ठीक है। आपने अब कोड को ज़रूरी बात है आपने कोड को गिटहब पे रखना है, ठीक है। जब आप गिटहब पे रखेंगे तो गिटहब पे रखने के बाद आपका कोड जो है वो एक्सपोज्ड है पब्लिक के लिए, ठीक है। वो अदर होस्टिंग साइट पे होस्टिंग सर्वर की बात है, होस्टिंग सर्वर पे तो आपको रखना पड़ेगा। वहाँ पे भी आप अलग से एक env के नाम से एक फाइल बनाते हैं .env के नाम से, उसके लिए पैकेज जो जेंगो यूज़ करता है वो जेंगो एनवायरन के नाम से है, वो आप इंस्टॉल करते हैं। वो फाइल भी हिडन होती है, मतलब उसकी जो एक्सटेंशन होती है .env होती है सिर्फ, उससे पहले कोई नाम नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि वो हिडन फाइल्स में रहती है, वो आपके लाइव सेटिंग्स के अंदर अगर फॉर एग्जांपल आपके किसी हैकर को आपके settings.py की एक्सेस मिल गई है तो आपकी settings.py के अंदर आपकी एक्चुअल फाइल्स नहीं पड़ेगी, आपकी डेटाबेस की चीज़ें आपके सीक्रेट की, तो इसलिए वो हिडन रहती हैं आपकी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। अब अगर आपने डोमेन को ही सिक्योर करना तो वो आपका काम नहीं होगा, जैसे आप डोमेन ले रहे हैं वो उसका काम है। ठीक हो गया? Yes sir.